हेलो फ्रेंड्स, नवधारा स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट करा था जुलाई जो वीकली करंट अफेयर का, तो वैसे ही वीकली करंट अफेयर में फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई का और सेकंड वीक ऑफ जुलाई का हम लोगों ने वीडियो डाल रखा है। तो ये जो है ये 16 जुलाई से लेके 22 जुलाई तक का जो करंट अफेयर जो झारखंड स्पेसिफिक नेचर का, जो लोकल नेचर का है वो है। तो मुझे ये वीडियो मैं उसी के कंसेक्यूटिव सीरीज़ में डाल रहा हूँ। और ये जो है इस वीक में, मतलब इस वीक का जो करंट अफेयर होगा ये सफिशिएंट होगा। ठीक है, इससे ज़्यादा पढ़ने की मुझे नहीं लगती है कि कोई ज़रूरत होगी। ठीक है ना, तो आप ये इस वीडियो को देखें, और जो पुरानी वीडियो अगर नहीं देखें तो आप उसको भी जाकर देखें, काफ़ी बेनिफिट होगा। पूरे वीक का करंट अफेयर आपको हार्डली मैक्सिमम हाफ एन आवर या 35 और 40 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। उसी सीरीज़ का ये है, तो थर्ड वीक का है, ध्यान रखेंगे। फर्स्ट 2 वीक का आप देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो पहला पॉइंट आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, इसमें है कि यूनिसेफ ने वर्ल्ड कप अंडर 17 फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए जो भारतीय कैंप में जो शामिल झारखंड की लड़कियां हैं उनको चैंपियंस ऑफ चेंज फॉर चाइल्ड राइट्स ग्रुप के लिए अपना आइकॉन बनाया है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि किसने बनाया है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि किसने बनाया है। तो यूनिसेफ ने बनाया है। किस चीज़ के लिए बनाया है? चैंपियंस ऑफ चेंज फॉर चाइल्ड राइट्स ग्रुप के लिए बनाया है। ठीक है, कहाँ की लड़कियों को बनाया है? तो झारखंड की लड़कियों को बनाया है। ये बहुत प्राइड की बात है झारखंड के लोगों के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर यूनिसेफ आया है, तो यूनिसेफ के बारे में थोड़ा स्पेसिफिक डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं कि यूनिसेफ में क्या आखिर है क्या, क्योंकि इससे स्टैटिक जीके में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि यूनिसेफ का जो फुल फॉर्म है वो है कि द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड, ये इसका फुल फॉर्म है। और इसको जो इस्टेब्लिश किया गया था वो 1946 में किया गया था, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यूयॉर्क जो है यूएसए में है। ये याद रखना है, क्योंकि डायरेक्ट पूछता है कि यूनिसेफ का हेड क्वार्टर कहाँ है। तो न्यूयॉर्क में है, ये याद रखना है आपको, यूएस में। और इसके जो प्रेजेंट टाइम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और जो हेड हैं, जिनको हेड कह सकते हैं आप, वो हैं हेनरीटा H4। ये याद रखना है, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि प्रेजेंटली अभी हेड कौन है यूनिसेफ के। तो कौन है? ये है हेनरीटा H4। ठीक है, अब थोड़ा और स्पेसिफिक अगर नॉलेज देखा जाए इसके बारे में, यूनिसेफ के बारे में, तो मैं ऐसे ही बस मुझे बानी बता देता हूँ कि ये जो इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड आपको दिख रहा होगा कि चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड, तो याद रखना है कि ये चिल्ड्रेंस के लिए है, जो वर्ल्ड वाइड चिल्ड्रेन हैं उनके लिए है। और ये एक तरह का ह्यूमैनिटेरियन और डेवलपमेंटल एड देती है, प्रोवाइड करती है यूनिसेफ। किसके लिए? तो वर्ल्ड वाइड चिल्ड्रेन के लिए। किस, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? पर्पस उसका ये होता है कि वो जो वर्ल्ड वाइड चिल्ड्रेन है उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, मतलब वेलफेयर के लिए। ठीक है, मतलब उनके जो पोवर्टी से परेशान रहते हैं उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है कि नहीं, इन सभी चीज़ों में भी इस फंड का इस्तेमाल किया जाता है। तो वर्ल्ड वाइड। ठीक है ना, यहाँ तक आपको याद रखना है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आपको दिख रहा होगा कि झारखंड के जो पलामू ज़िला है वहाँ से मुग़ल कालीन चांदी के सिक्के से भरा हुआ पीतल का घड़ा प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ये क्वेश्चन बन सकता है कि अभी रिसेंटली मुग़ल कालीन चांदी के सिक्के भरा जो पीतल का घड़ा है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये पलामू ज़िला से प्राप्त हुआ है। और एकदम स्पेसिफिक अगर देखा जाए कि कहाँ से, तो पांखी प्रखंड स्थित एक नौडिया गांव है, वहाँ से ये मिला है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि झारखंड राज्य में जो है औद्योगिक प्रदूषण के लिए, जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है उसके निगरानी के लिए कई उद्योगों के लिए जो है झारखंड सरकार जो है स्टार रेटिंग प्रोग्राम लेके आई है। ठीक है, तो स्टार रेटिंग प्रोग्राम एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे कि आप होम अप्लाइंसेज अपने घर में यूज़ करते होंगे, तो उसमें देखते होंगे कि स्टार दिया हुआ रहता है, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार करके होम अप्लाइंसेज में रहता है 5 स्टार। तो जितने एनर्जी एफिशिएंट होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करते हैं, उसके हिसाब से स्टार रेटिंग प्रोग्राम दिया जाता है। तो वैसे ही यहाँ इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के लिए है, तो जितने इंडस्ट्रीज होंगे उनको स्टार रेटिंग प्रोग्राम दिया जाएगा। और जो जितने कम इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन जनरेट करेंगे उनको ज़्यादा अच्छा रेटिंग दिया जाएगा, और जो ज़्यादा इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन जनरेट करेंगे उनको कम। जैसे जो ज़्यादा करेंगे उनको 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार ऐसे करके दिया जाएगा। और जो बहुत अच्छा जो रहेंगे, जो ज़्यादा इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन जो जनरेट नहीं करेंगे, उनको 5 स्टार रेटिंग दिया जाएगा। तो ऐसे ही जो है रेटिंग जो है वो बढ़ेगा ऊपर की ओर, घटेगा नीचे की ओर। ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के हिसाब से। ठीक है, अब जो जो पॉइंट है वो है कि झारखंड के पहले दृष्टिहीन उपायुक्त जो हैं, विजुअली इम्पेयर्ड जो हैं, वो राजेश सिंह जी को बनाया गया है। ये राजेश सिंह जी अभी जो बोकारो के नए डीसी के रूप में इनको बहाल किया गया है। ठीक है, अपॉइंट किया गया है, और ये 2007 बैच के हैं। और इनका एक बुक भी बहुत फेमस है, पुटिंग द आई इन IAS। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो रिसेंटली अभी जो विजुअली इम्पेयर्ड
जो आईएएस अधिकारी हैं उन्होंने एक बुक लिखा है, उस बुक का नाम क्या है? तो ये याद रखना आपको, पुटिंग द आई इन आईएएस जो बुक है वो इनके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और अगर नेशनल करंट अफेयर के हिसाब से यहाँ पर देखा जाए तो जो फर्स्ट विजुअली इम्पेयर्ड वुमेन थी वो प्रांजलि पाटिल हैं, ठीक है। और वो तिरुवनंतपुरम में बहाल हुआ था, उनका अपॉइंटमेंट हुआ था, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आप देख रहे हो कि सुगंधित राजेंद्र कस्तूरी धान के उत्पादन की शुरुआत जो है रांची से की गई है, और ये रांची से की गई है, और इसमें जो टेक्निक और जो मेथड यूज़ होगा वो ऑर्गेनिक मेथड यूज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सुगंधित जो राजेंद्र कस्तूरी धान है उसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा डिटेल्स कि क्या बेनिफिट है इसका, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो ये है कि कम मौसम जो जहाँ पर कि जैसा कि आप रिसेंटली देख रहे हो कि क्लाइमेटिक कंडीशन जो है काफ़ी चेंज हो रहा है हर जगह का, तो झारखंड भी उससे अछूता नहीं है, झारखंड में भी चेंज हो रहा है। तो झारखंड में जो मौसम में जो होने वाले बदलाव की स्थिति को देखते हुए इसका जो एक्चुअल में जो बीहन होता है वो किसी भी मौसम में अच्छे से उग जाता है, ठीक है। तो इसके जो बिचड़े होते हैं वो आराम से बड़े हो जाते हैं, ठीक है। और जो अगला जो नेक्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कि कम पानी में भी उगाया जा सकते हैं इसको, और पानी का जब बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं हो सकता है, नहीं ज़रूरत पड़ता है, और प्राकृतिक आपदा को भी सहने की अनूठी क्षमता है इस धान में, ठीक है। तो जो डिजास्टर अगर कोई आता है, मान लीजिए रेन जो है वो कम होता है, बारिश कम होता है, तो उसको भी ये बर्दाश्त कर लेगा। और इसकी जो डेज़ है उगने की, पकने की, ठीक है, वो 130 से 135 दिन है, 130 से 135 दिन में ये पक कर तैयार हो जाता है, ठीक है। और ये 40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसका प्रोडक्टिविटी है, ठीक है। और अगर न्यूट्रिशियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका बहुत हाईली न्यूट्रिशियस वैल्यू जो होता है बहुत हाई होता है, और इसके क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे होते हैं, तो इसका डिमांड भी मार्केट में बहुत ज़्यादा है। तो अगर ये आने वाले समय में ज़्यादा अगर प्रोड्यूस किया जाए, अभी तो रांची में किया जा रहा है, लेकिन और जगहों में इसको प्रोड्यूस किया जाए तो इसको एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है, और दूसरे देश में, और अपने देश में भी दूसरे दूसरे स्टेट में इसको भेजा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं जो सरकार का इनिशिएटिव है डबलिंग द फार्मर इनकम बाय 2022, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि फार्मर की इनकम जो है आने वाले समय में डबल किया जा सकेगा 2022 तक, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए जो है कैंपा योजना के तहत राज्य को केंद्र सरकार के द्वारा 376 करोड़ राशि की मंजूरी दी जाएगी। तो ये 2 फेज में दी जाएगी, एक बार 200 करोड़, एक बार 176 करोड़। तो ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन 376 ये कैंपा आया, तो कैंपा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि कैंपा है क्या। तो मैं माइन्यूट डिटेल यहाँ पर थोड़ा बहुत स्पेसिफिक जो की कंपोनेंट्स है वो लिख दिया हूँ कि कैंपा जो है उसका एक्चुअल में फुल जो फॉर्म है वो है कि कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी है, ठीक है। और ये जो है एक पार्लियामेंट्री एक्ट के अंतर्गत में इस्टेब्लिश किया गया है, इसको ये याद रखेंगे। वो एक्ट का नाम है कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एक्ट 2016, उसके अंतर्गत में इसको इस्टेब्लिश किया गया है। और ये अथॉरिटी का इस्टेब्लिशमेंट इसलिए किया गया है कि जो फंड आएगा वो ट्रांसपेरेंट मैनर में डिवोल्यूट किया जा रहा है कि नहीं नीचे स्टेट को, उसको देखने के लिए, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट मैनर में फॉर डिवोल्यूशन ऑफ मनी को देख रेख के लिए ये इस अथॉरिटी को बनाया गया है, ठीक है। अब ये जो फंड बना है कैंपा फंड, उसमें देखा जाए तो पैसा कहाँ से आएगा, ये दिमाग में क्वेश्चन उठेगा। तो जो भी फॉरेस्ट पर्पस, जो नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए जो फॉरेस्ट लैंड को कन्वर्ट किया जाता है उसके लिए एक अमाउंट पे किया जाता है। जैसे कि इंडस्ट्री लगाई जा रही है कहीं पर, या फिर कहीं कोई बड़ा प्लांट लगाया जा रहा है, तो वो जो प्लांट लगाया जाएगा अगर वो फॉरेस्टेड एरिया में लगाया जा रहा है तो वो फॉरेस्ट को क्लीन किया जाएगा। तो जो फॉरेस्ट क्लीन किए जाएंगे तो उसके लिए एक सर्टेन अमाउंट जो है वो फिक्स किया जाएगा सरकार के द्वारा, और जो ऑडिट करने वाली जो कंपनी होती है वो फिक्स करती हैं, वो अमाउंट जो है वो कैंपा फंड में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये यहाँ पर देखिए आप लिख दिया हूँ मैं, अमाउंट्स रिलीज इन ल्यू ऑफ फॉरेस्ट लैंड डाइवर्टेड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पस, वहाँ से होगा। और पैसा कौन पे करेगा, तो डेवलपर्स पे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो राज्य स्तरीय स्वयं सहायता समूह परियोजना, जो स्टेट लेवल सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोजेक्ट है, उसके अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो है वो सरस्वती महिला समिति को मिला है, ठीक है। जो सरस्वती महिला समिति है झारखंड की, उसको मिला है। और ये कब मिला है, तो नाबार्ड के स्थापना दिवस पर इसको दिया गया है। तो अब यहाँ पर नाबार्ड आ गया, तो नाबार्ड को थोड़ा नाबार्ड के बारे में देख लेते हैं कि नाबार्ड है क्या, कैसे कैसे इसको बनाया गया है, कब बनाया गया है। तो नाबार्ड का जो फुल फॉर्म वो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है,
ठीक है। इसको पार्लियामेंट्री एक्ट के अंतर्गत में बनाया गया था। जो एक्ट था वो 1981 में बनाया गया था, लेकिन नाबार्ड का इस्टेब्लिशमेंट जो है वो 12 जुलाई 1982 को किया गया था। ये जो 12 जुलाई 1982 है, ये डेट याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है नाबार्ड जो है वो इस्टेब्लिश कब हुआ है, तो 1982 में हुआ है। ठीक है, इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय। ठीक है, और ये इसके जो प्रेजेंट टाइम के जो चेयरमैन हैं वो श्री गोविंद राजुल्लू चिंटाला जी हैं। ठीक है, गोविंदा राजुल्लू चिंटाला जी। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि चेयरमैन प्रेजेंट टाइम के कौन है, और इस जो नाबार्ड का हेड क्वार्टर है वो मुंबई में है। ठीक है, और नाबार्ड का अगर फंक्शन देखा जाए तो नाबार्ड के जो नाम में ही दिख रहा होगा आपको, रूरल डेवलपमेंट। तो जो रूरल डेवलपमेंट है, तो रूरल डेवलपमेंट के लिए जितने भी पॉलिसी प्लानिंग ये सब यही बनाती है कि फ़ंड कैसे देना है, कैसे उसको इंक्लूड करना है फिनेंशियली रूरल एरिया को, कैसे वहाँ पर जो पॉवर्टी रिडक्शन करना है। ठीक है, कौन कौन सा इंस्टीट्यूट इंक्लूड है जो रूरल क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए, तो उसको कैसे ये फिनांस करेगा, फिनांसिंग देना है। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जितने भी रूरल एरियाज़ में हो रहे हैं, जैसे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, उनको उन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, इस तरह के फील्ड में जो क्रेडिट प्रोवाइड कर रहा है उसको ये फंड प्रोवाइड करता है। ठीक है, सॉरी। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है नाबार्ड में, ये आप जान लीजिए कि ये स्पेसिफिक फाइनेंसिंग एजेंसी है। ठीक है, और ये रीफाइनेंस भी करती है इंस्टीट्यूट को। ये भी याद रखिएगा कि एक बार फाइनेंस दे दी तो दोबारा फिर से उसको फाइनेंस कर सकती है, जो अगर इन्वॉल्व हो वैसे इंस्टीट्यूशन को जो रूरल सेक्टर में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, जो रूरल एरियाज़ के डेवलपमेंट के लिए होते हैं, तो इसका बेनिफिट बहुत है। रूरल एरियाज जो है उसमें रूरल सेक्टर जो है उसका जो इकोनॉमिक एक्टिविटी वो जो प्रोस्पेरिटी है वहाँ पर बढ़ेंगे, तो वो बढ़ेगा तो रूरल इकोनॉमी भी प्रॉस्पेरस होगा। अब रूरल इकोनॉमी प्रॉस्पेरस होगा तो जाहिर सा बात है कि रूरल अपलिफ्टमेंट होगा, वहाँ पर भी ज़्यादा लोग होंगे, तो इस तरह से एक साइकिल बनेगा। तो इसलिए नाबार्ड जो है ये सब काम करती है कि रूरल सेक्टर पे स्पेशल फोकस करती है। उसी के उसी को विशेष में ध्यान में रख के सरकार इसको बनाई थी। ठीक है, कब बनाई थी, तो 1982 में बनाई थी। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि भगवान बिरसा जैविक उद्यान, जो भगवान बिरसा बायोलॉजिकल पार्क जो ओरमांझी में स्थित है, वो देश के 10 बेहतरीन जू में शामिल किए गए हैं। तो ये भी बहुत प्राइड वाली बात है झारखंड के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि भगवान बिरसा बायोलॉजिकल पार्क जो है वो इस्टेब्लिश कब हुई थी, तो ये 1994 में ओरमांझी में इस्टेब्लिश की गई थी, जो रांची और हजारीबाग वाले रास्ते में पड़ता है। ठीक है, पटना रांची हाईवे में भी कह सकते हैं आप इसको। तो ये गेतलसूद डैम भी वहीं पर है, इसी के बैंक पर जो है ओरमांझी जो ये जो भगवान बिरसा जैविक उद्यान है वो उसको मतलब वो है। ठीक है, इसके 2 सेक्शन है एक्चुअली, ये भी याद रखने वाली बात है कि 2 सेक्शन है, 2 डिवीज़न है। एक जूलॉजिकल सेक्शन है जिसमें जानवरों को रखा जाता है, एक बॉटनिकल सेक्शन है जिसमें प्लांट्स का जो है वो उगाया जाता है और डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स को रखा गया है। ठीक है, वो भी घूमने वाला जगह है, दोनों ही अगल बगल हैं, आप घूम सकते हैं वहाँ पर जाके। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय कृषि पुरस्कार जो है ये आपको गंदूरा उरांव जी हैं, एक झारखंड के किसान हैं ये, उनको सर्वश्रेष्ठ झारखंड के सर्वश्रेष्ठ किसान के रूप में दिया गया है। तो क्या दिया गया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय कृषि पुरस्कार। ठीक है, ये दिया किसके द्वारा जाता है, ये दिया आयकर के द्वारा जाता है, और प्रेजेंटली जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, उनके द्वारा ये दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे स्पेसिफिक नॉलेज आपको ये पता होना चाहिए कि झारखंड के एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है, तो ये बादल पत्रलेख जी हैं। ठीक है, यहाँ पर याद रखना है यहाँ तक। अब ये दिया क्यों जाता है, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेगा कि ये दिया क्यों जाता है। एक्चुअल में जो भी मार्जिनल स्मॉल या लैंडलेस फार्मर्स हैं, छोटे फार्मर्स हैं, वो उनका एक अगर देखा जाए तो अगर वो जो डेवलप करता है इंटीग्रेटेड और सस्टेनेबल मॉडल ऑफ एग्रीकल्चरल फार्मिंग, उसको ये दिया जाता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय कृषि पुरस्कार। ठीक है, और ये जो पुरस्कार है पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय कृषि पुरस्कार, इसके 2 कैटेगरी हैं, एक 1 लाख वाला जिसमें प्राइस वैल्यू 1 लाख है, एक 50,000 की वैल्यू वाली है। ठीक है, तो प्राइस वैल्यू, तो ये याद रखना है कि यहाँ पर जो इनको मिला है गंदूरा उरांव जी को, ये 50,000 जो प्राइस अमाउंट है उस वाले कैटेगरी में मिला हुआ है। ठीक है, और ये जो अवार्ड है वो जोन वाइज दिया जाता है, जैसे झारखंड जो है और बिहार, उसको एक जोन में रखा गया है। तो ये झारखंड बिहार के सर्वश्रेष्ठ किसान कहा जा सकता है इनको, क्योंकि ये दोनों इस जोन का जो सबसे अच्छा जो सर्वश्रेष्ठ किसान है उसके रूप में इनको अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है कि रांची शहर में रेल नीर प्लांट लगाया जाएगा। रेलवे जो मिनिस्ट्री है, मिस्टर पीयूष गोयल, वो अभी रिसेंटली अप्रूव किए हैं इस प्रोजेक्ट को कि रांची में रेल नीर प्लांट लगाया जाएगा। ये रेल नीर
तो आप जान ही रहे होंगे कि ट्रेन में सफ़र करते होंगे तो आपको पता होगा कि रेल नीर का एक मिनरल वाटर, ये पानी ड्रिंकेबल वाटर जो बॉटल में सप्लाई किया जाता है वो इसी कंपनी का किया जाता है। ठीक है, और इसका टोटल जो अर्निंग होता है वो डायरेक्ट रेलवे मिनिस्ट्री गवर्नमेंट को जाता है। तो ये भी अच्छा है, झारखंड में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा इससे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि झारखंड में गुमला विकास भारती जो विशुनपुर कृषि विज्ञान केंद्र है, जो कृषि विकास केंद्र है, विज्ञान केंद्र है सॉरी, वो देश भर में इनको प्रथम पुरस्कार मिला है केवीके के रूप में। जो देश के सबसे सर्वश्रेष्ठ केवीके के रूप में इसको किसको मिला है? गुमला विकास भारती विशुनपुर कृषि विज्ञान केंद्र को। अब ये अवार्ड दिया क्या किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये आयकर के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और अभी रिसेंटली इसको अनाउंस किया गया है श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, जो अभी पुराने पॉइंट में मैं बताया आपको, जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा अनाउंस किया गया है। ठीक है ना। अब केवीके होता क्या है? देखिए, केवीके होता क्या है कि जो कृषि विज्ञान केंद्र है ये क्लस्टर बेस्ड अप्रोच होता है। ये बहुत सारे 10, 20, 25 गाँवों के बीच में एक बनाया जाता है, और ये जो है एक्सटेंशन सर्विस प्रोवाइड करती है लोगों को। ठीक है, और ये जो इनिशिएटिव है वो किसका है? आयकर का इनिशिएटिव है। और एक्सटेंशन सर्विस होता क्या है? जैसे कि होता क्या है ना कि जैसे आप फर्टिलाइज़र कितना यूज़ करना है, टेक्निकल असिस्टेंस कैसे कैसा होना चाहिए, सॉयल कौन सा है, क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से वहाँ पर कौन सा जो फसल है वो उपजाना चाहिए, इन सभी चीज़ों को ये जो है केवीके बताता है वहाँ के अगल बगल के किसानों के लिए। तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए ये बहुत बहुत बेनिफिटेड स्कीम है, बहुत बेनिफिट होता है इससे। ठीक है, अब ये अवार्ड इन जो भारतीय विशुनपुर कृषि विज्ञान केंद्र है, जो गुमला विकास भारतीय विशुनपुर कृषि विज्ञान केंद्र है, इसको मिला है जो नाइक्रा इम्प्लीमेंटेशन के लिए। नाइक्रा है क्या? नाइक्रा होता है कि नेशनल इनोवेशन इन क्लाइमेटिक रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। ठीक है, तो रेजिलिएंट एग्रीकल्चर होता है कि जैसे कि आप किसी भी कंडीशन में जो एग्रीकल्चर उगता है, जो प्लांट जो लगाया जाता है आपको फसल, उसको प्रमोट करने के लिए इसको मिला है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ऑपरेशन त्रिशूल। ये ऑपरेशन त्रिशूल एक्चुअल में नक्सलियों के खिलाफ एक ऑपरेशन चलाया गया है, और झारखंड में 3 जिलों में चलाया गया है। तो ये तीनों जिले के नाम आप याद रखेंगे, रांची, चाईबासा, खूंटी, ये 3 जिलों में चलाया गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि जो एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम है उसके अंतर्गत झारखंड को ना क्लब किया गया है गोवा राज्य के साथ, ताकि जो है अपनी संस्कृति दोनों साझा करें। ठीक है, ये एक तरह का स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की। इसमें क्या है कि जो आपको उसके बारे में मैं नीचे बताता हूँ आपको कि ये 2015 में स्टार्ट किया गया था, और जो 140वां बर्थ एनिवर्सरी था सरदार वल्लभ भाई पटेल का, उस दिन इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, स्टार्ट किया गया था, और इसमें बहुत इनोवेटिव मेजर्स एक तरह से कह सकते हैं इसको, कि जो डिफरेंट जो स्टेट हैं वो इंटीग्रेट कैसे होंगे एक दूसरे के साथ, इंटीग्रिटी उनका कैसे पूरे इंडिया के साथ होगा, यूनाइट कैसे होंगे, कैसे स्ट्रेंथन किया जाएगा इनको, उनके यूनिटी और इंटीग्रिटी को। इन सभी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये इनोवेटिव वेंचर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आई थी। इसके अंदर में ये भी याद रखना है कि जो करते क्या हैं इसमें, जो कल्चर, ट्रेडिशन, क्यूजाइन, जो खाने पीने का जो पदार्थ होता है, ये दोनों, ये सब चीज़ों को ना शेयर करते हैं लोग, दो स्टेट अपने बीच में। तो स्टेट प्लस यूटीज याद रखना है कि सिर्फ स्टेट के लिए नहीं है, स्टेट को यूटी के साथ भी क्लब किया जा सकता है। तो इस बार जो झारखंड को क्लब किया गया है वो गोवा राज्य के साथ क्लब किया गया है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब जो नेक्स्ट पॉइंट इसमें आ रहा है, आप देख रहे होंगे कि जो राज्य का पहला डिजिटल जिला जो है वो पूर्वी सिंहभूम को बनाया जाएगा। तो पूर्वी सिंहभूम को जिला बनाया जाएगा, जो डिजिटल जिला बनाया जाएगा, इसमें किया क्या जाएगा? तो जितने बैंक हैं और जितने जो उस ज़िले में जो बैंक होंगे उनके खाता धारकों को डिजिटल मोड पर लाना जो है इनका मेन प्रायोरिटी होगा, और जितना जल्दी से जल्दी ला सकें। और प्रत्येक परिवार में से कम एक जो सदस्य होगा उनको डिजिटल मोड से जोड़ने का, और उनको जो है सिखाया जाएगा, बताया जाएगा, अवेयर किया जाएगा, और डिजिटल मोड में उनको जोड़ा जाएगा बैंक के थ्रू। ठीक है, तो किसको बनाया जा रहा है? ये पहला डिजिटल जिला पूर्वी सिंहभूम को। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि झारखंड में जो 11 ब्रांड्स के जो पान मसाले थे उनको प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब ये प्रतिबंधित कर दिया गया, तो क्यों प्रतिबंधित किया गया है? तो इसके पीछे भी कारण होगा। तो रीज़न है कि हानिकारक पदार्थ जो है इसमें पाए गए हैं। जो हानिकारक पदार्थ हैं उसके बारे में आपको जानकारी रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये डायरेक्ट पूछ सकता है कि कौन सा हानिकारक पदार्थ पाए गए थे। तो ये उसका नाम है मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं
कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ने मौसम विभाग के साथ मिलकर एक बिरसा वेदर फोरकास्ट ऐप लॉन्च किया है। तो वेदर फोरकास्ट जो ऐप है वो क्यों लॉन्च करेगा, ये दिमाग में प्रश्न उठता होगा। तो ये इसलिए लॉन्च करेगा क्योंकि वहाँ के जो किसान हैं उनको मौसम की सही जानकारी प्रॉपर टाइम पे मिल सके, ताकि वो आने वाले समय में अगर कुछ मेजर्स लेना भी हो अपने फसल को बचाने के लिए या अपने फसल को लगाने के लिए, तो उन सबको वो प्रॉपरली जो है प्रायर अपने आप को तैयार रखें और इम्प्लीमेंट कर सकें। ठीक है। और इसमें भाषाओं का भी विशेष ध्यान रखा गया है कि 3 भाषाओं में इसको जो है लॉन्च किया गया है। इसमें सारी जानकारियाँ उपलब्ध होंगी। वो है हिंदी, नागपुरी और अंग्रेजी, ये 3 भाषाओं में। ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट आता है कि BAU के बारे में जानना हमें ज़रूरी है, क्योंकि बिरसा एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय इसमें इंक्लूड है। तो बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है उसका इस्टेब्लिशमेंट 1981 में हुआ था। और प्रेजेंट टाइम में जो इसके चांसलर हैं, जो चांसलर जो है ऑलवेज किसी भी यूनिवर्सिटी के उस स्टेट के गवर्नर होते हैं। ठीक है। तो जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो हैं चांसलर, और जो वाइस चांसलर है, ये इंपॉर्टेंट है कि वाइस चांसलर कौन है, तो ये है अबू बकर सिद्दीकी जी हैं। ठीक है ना। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब जो नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिख रहा होगा आपको कि झारखंड का जो HEC जो रांची स्थित है वो इसरो के लिए लॉन्चिंग पैड का निर्माण करेगा। तो इसरो के लिए जो लॉन्चिंग पैड, जो सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, वो कि जिस पैड से लॉन्च किए जाते हैं उसका निर्माण ये करेगा। तो यहाँ तक ये ध्यान रखना है कि ये पहला नहीं है, ये पहला लॉन्चिंग पैड HEC डेवलप नहीं कर रही है। इससे पहले भी 3 लॉन्चिंग पैड जो है वो HEC डेवलप कर चुकी है। जैसे कि चंद्रयान जो लॉन्च किया था, चंद्रयान मिशन जो था इंडियन गवर्नमेंट का, उसको जो लॉन्च किया गया था वो इसी के बनाए HEC के बनाए हुए लॉन्चिंग पैड से ही लॉन्च किया गया था। और जो चंद्रयान 2 बाद में जो लॉन्च किया गया वो भी इसी लॉन्चिंग पैड से लॉन्च किया गया था। ठीक है, इन्हीं के बनाए हुए लॉन्चिंग पैड से। अब यहाँ पर नीचे क्वेश्चन आया कि HEC जो है हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, वो बनाया क्यों गया था। तो देखिए, जब देश अपना जब आज़ाद हुआ था तो तभी हम लोग उतने जो है टेक्नोलॉजिकल साउंड नहीं थे हमारा देश, हम लोगों के पास उतना टेक्नोलॉजी नहीं था। तो उसी को दिमाग में रखते हुए 1958 में हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन को बनाया गया था। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर रांची में था। तो इनका जो प्राइमरी मोटिव था उस समय बनाने का, वो था कि मैन्युफैक्चरिंग, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग स्टील प्लांट में हो, स्टील प्लांट इक्विपमेंट का हो, जो अपने देश में कैसे डेवलप किया जाए, कैसे विकसित किया जाए, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसका मैन्युफैक्चरिंग जो सेंटर है HEC के नाम से इस्टेब्लिश किया गया था झारखंड में, रांची में, सॉरी। ठीक है। और बाद में जब ये साउंड हम लोग हो गया, मतलब हम लोग के पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी जो है वो इक्विपमेंट बनाने का हम लोगों के पास अवेलेबल हो गया, तो HEC जो है वो डाइवर्सिफाई कर लिया अपने डिफरेंट सेक्टर में। ठीक है ना। डिफरेंट सेक्टर में जब डाइवर्सिफाई की तो दूसरे सेक्टर में भी अब ये काम करती है। ठीक है ना। तो अब जो है उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि हाल ही में छत्तीसगढ़ जो है वो लाह की खेती को कृषि का दर्जा दिया है। तो ये क्वेश्चन यहाँ डालने का कारण ये है क्योंकि देश में जो लाह उत्पादन होता है उसमें 50% से ज़्यादा जो है वो झारखंड से मिलते हैं, झारखंड में पाए जाते हैं। मतलब झारखंड का कंट्रीब्यूशन है 50% से ज़्यादा। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बताने वाली बात इसलिए थी क्योंकि अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछ देगा कि हाल ही में लाह की खेती को कृषि का दर्जा देने वाला स्टेट कौन सा बना है, तो इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़, ना कि झारखंड। ठीक है, लोग कन्फ्यूज होकर कर सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ के बारे में माइन्यूट डिटेल देख लीजिए कि इसका जो कैपिटल है वो रायपुर है, और इसके जो प्रेजेंट टाइम के जो CM है वो भूपेश बघेल जी हैं, जो INC जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उस पार्टी से बिलोंग करते हैं। और जो छत्तीसगढ़ के जो गवर्नर हैं उनका नाम भी आप यहाँ देख लीजिए कि अनसुईया उइके जी हैं। प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन तो यही है, अनसुईया उइके। ठीक है। और अब यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो अपना एक टारगेट रखी है पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए कि आने वाले समय में 33% जो है वो फॉरेस्ट कवर होना चाहिए पूरे देश में। तो उसी में स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की जो स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, झारखंड में जो केंद्र सरकार ने अपना लक्ष्य रखा है वो 33% हरियाली प्राप्ति का लक्ष्य रखा है। वो कब तक रखा है, तो 2022 तक रखा है। ठीक है। और प्रेजेंट टाइम में ये जो अप्रॉक्सीमेटली 29.6% जो है वो झारखंड में जो फॉरेस्ट है वो है। ठीक है, फॉरेस्ट कवर है 29.6%। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और रिलीज़ कौन करता है, तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से ये इतना है।
ठीक है, तो ये हो गया 3rd वीक ऑफ जुलाई। मुझे लगता है यहाँ तक आपका पूरे वीक का कंप्लीट हो गया, 3rd वीक का। ठीक है, आने वाले समय में नेक्स्ट वीक का डाला जाएगा और वैसे ही पुराने महीनों का भी कंप्लीट कराया जाएगा। तो ये आप वीडियो देखें, इसका बेनिफिट उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, अपने जान पहचान वाले लोगों के साथ लिंक शेयर करें। और आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब करें और कमेंट में ही बताएं, अगर कुछ त्रुटियां हैं तो बताएं, ताकि उस त्रुटियों को दूर किया जाए। कमेंट के माध्यम से पढ़ के हम लोगों को पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ ख़त्म करता हूँ मैं इस वीडियो को। थैंक यू है, ऑल द बेस्ट है, और पढ़ाई जारी रखिए, पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि आने वाले समय में एग्जामिनेशन होने की संभावना बहुत बढ़ गई है अब। ठीक है ना, तो ऑल द बेस्ट है, कीप स्टडिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।